अपन स्टार्ट करेंगे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस प्रोसेस के स्टेप्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम क्या बनाते हैं बच्चों? विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स। फिर उसके बाद हम एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हैं, फिर हम स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर उसमें करेक्टिव एडजस्टमेंट्स करते हैं, मॉनिटर कर करके कहाँ पे हमें चेंजेस करने की जरूरत है। तो सबसे पहले आप क्या करते हो? यहाँ पे विजन, मिशन, वैल्यूज, गोल्स बनाते हो। उसके अकॉर्डिंग आप वेरियस ऑल्टरनेटिव्स देखते हो, उन ऑल्टरनेटिव्स के में से जो बेस्ट होता है उसको चूज कर लेते हो। फिर आप एक स्ट्रैटेजिक प्लान बनाते हो ताकि आप अपने विजन, मिशन, वैल्यूज, गोल्स को आप अचीव कर सकें। जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस होता है वो बहुत डायनेमिक और कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। अगर किसी भी एक एलिमेंट में कुछ भी चेंज होता है तो आपको सारे में चेंजेस करने पड़ते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल दिया था, अगर इकोनॉमी में कोई भी शिफ्टिंग हो गई तो वो आपको उसकी वजह से अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को भी चेंज करना पड़ सकता है। अगर कॉम्पिटिटर की कोई स्ट्रैटेजी चेंज हो गई तो हो सकता है मुझे मेरा मिशन, विजन को भी चेंज करना पड़े। तो फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन ये वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, ये कंटिन्यूअस एक्टिविटी है। बार बार हमें ये करना पड़ता है। तो अब हम स्टेजेस पढ़ेंगे, स्टेप्स रिवाइज करेंगे। क्या स्टेप्स होती हैं? सबसे पहला स्टेप था कि हम विजन बनाते हैं, मिशन बनाते हैं और गोल्स बनाते हैं। फिर हम एनवायरमेंट और ऑर्गेनाइजेशन को एनालाइज करते हैं, फिर स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करते हैं, फिर इंप्लीमेंट करते हैं और फिर उसका कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रैटेजिक, विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। कंपनी सबसे पहले डिसाइड करेगी कि मेरी डायरेक्शन पाथ कौन सी होगी, मुझे कौन सी पाथ को फॉलो करना है। मार्केट में जो चेंजेस आ रहे हैं, इन चेंजेस इन प्रोडक्ट, मार्केट, टेक्नोलॉजी, उन चेंजेस को मैं कैसे अडॉप्ट करूं ताकि मैं मेरी करंट पोजीशन और फ्यूचर पोजीशन को और इम्प्रूव कर सकूं। उसके लिए सबसे पहले क्या बनाते हैं अपन? विजन। विजन मतलब क्या होता है? विजन मतलब मैनेजमेंट का एस्पिरेशन। मैनेजमेंट बताएगा कि मैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में कहां देखना चाहता हूं। उसके लिए वो डायरेक्शन देगा सब लोगों को कि सारे एम्प्लॉयज की सारी एनर्जी उसी डायरेक्शन में डिवोटेड हो। देन मैनेजमेंट जो अपना एस्पिरेशन है, उसका जो डिजायर, उसकी जो इच्छा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो सबको क्लियर होनी चाहिए। सारे एम्प्लॉय, सारे स्टेक होल्डर, सारे पर्सनल, सबको वो क्लियर होना चाहिए कि उसकी इच्छा है, सबको इसी डायरेक्शन में काम करना है। देन मिशन एंड स्ट्रैटेजिक इंटेंट। मिशन क्या बताता है? हु यू आर एंड वेयर यू वांट टू गो, व्हाट आर यू डूइंग एंड व्हाई आर यू डूइंग। व्हाई का मतलब आप क्यों कर रहे हो। अगर आपको इस क्यों का आंसर पता है, आपका इंटेंशन पता है, तो आप मिशन को अचीव कर सकते हो। मिशन तीन चीजों पे फोकस करता है: आपकी प्रेजेंट कैपेबिलिटीज, कस्टमर फोकस, आपका अभी क्या पोटेंशियल, अभी क्या एबिलिटी है, आप फ्यूचर में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। तो मिशन में ये क्लियरली बताया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल होगा, ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है। यहाँ पे स्टेक होल्डर्स को पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करने की कोशिश कर रही है और कैसे वो उसको अचीव करेगी। यहाँ पे एसबीओ की कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी की डिटेल्स पे फोकस नहीं किया जाता, जबकि ओवरऑल जो स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन है उस पे आपको फोकस किया जाता है। ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे बच्चों? आपके जो परफॉर्मेंस टारगेट्स होते हैं, जो एक टाइम पीरियड के बाद हमें अचीव करने होते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। ऑब्जेक्टिव्स मिशन और विजन का आउटकम होता है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव सेटिंग एक्सरसाइज पे काम करती है कि आप लोग ऑब्जेक्टिव के डायरेक्शन में अपनी स्टेट जो अपनी अपनी एबिलिटीज है उसको स्ट्रेच आउट कर कर आप ऑब्जेक्टिव्स के लिए ही काम करो। यहाँ पे लोगों को चैलेंज किया जाता है, मतलब उनकी जॉब को इंटरेस्टिंग बनाया जाता है, और जहां पे भी मुझे मेरी फाइनेंशियल और बिजनेस पोजीशन को और इम्प्रूव करने की जरूरत है वहां पे मैं उसको इम्प्रूव कर सकती हूँ। नीड फॉर ऑब्जेक्टिव एट ऑल द ऑर्गेनाइजेशन लेवल। क्या ऑब्जेक्टिव सिर्फ टॉप लेवल पे चाहिए? नहीं, ऑब्जेक्टिव हर लेवल पे चाहिए। टॉप लेवल तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखते हुए उसके लिए ऑब्जेक्टिव बनाता है और उसी ऑब्जेक्टिव को ब्रोक डाउन किया जाता है हर एक बिजनेस, प्रोडक्ट, फंक्शन के लिए। जब तक हर डिपार्टमेंट अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं करेगा तब तक टॉप लेवल अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकता। नेक्स्ट स्टेज क्या थी? आप एनवायरमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन को एनालाइज करते हैं। एनवायरमेंट में हम क्या क्या एनालाइज करेंगे? सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजी, डेमोग्राफी, एक्सेट्रा। हमें क्या मिलेगा एक्सटर्नल से? अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स मिलेगा। इंटरनल में हम क्या एनालाइज कर सकते हैं? इंटरनल में हमारी फाइनेंशियल रिसोर्स, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी प्रोडक्टिविटी, मार्केटिंग, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, हमारा एचआर, हमारी आर एंड डी।
तो इंटरनल से हमें क्या मिलता है? स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो बेसिकली हम किस चीज को एनालाइज कर पा रहे हैं? सॉट एनालिसिस। सॉट मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स को आप एनालाइज कर पा रहे हो। नेक्स्ट स्टेप क्या था? फॉर्मुलेटिंग अ स्ट्रैटेजी। तो जब भी आप स्ट्रैटेजी बनाएंगे, पहले आप देखेंगे मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स एज पर योर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। फिर आप उन ऑल्टरनेटिव्स को एनालाइज करेंगे और जो आपको बेस्ट लगता है उसको आप क्या कर लेंगे? चूज कर लेंगे। क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हो सकते थे? कि सेम बिजनेस में कंटिन्यू करो, दैट इज स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। सेम बिजनेस में कंटिन्यू करो पर उसको एक्सपेंड करो, दैट इज एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी। एक्सपेंशन भी रिलेटेड भी हो सकता है और अनरिलेटेड भी हो सकता है, डाइवर्सिफिकेशन हो गया। एंड आप अपने बिजनेस से बाहर भी निकल सकते हैं, तो वो कौन सी हो गई? रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी है, इनका कॉम्बिनेशन अपन काम में ले सकते हैं। देन अपन ने क्या पढ़ा था? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी। ये ऑपरेशन ओरिएंटेड एक्टिविटी है, यहाँ पे एक्चुअल काम इसी स्टेज पे किया जाता है। स्ट्रैटेजी सपोर्टिव मैनर में यहाँ पे आप वर्क करोगे। सबसे डिमांडिंग और सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग यही पार्ट होता है। अगर मुझे यहाँ पे प्लान्स को एक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या क्या करना पड़ेगा? डायरेक्शन दो ऑर्गेनाइजेशन चेंज की, उसके लिए लोगों को मोटिवेट करो, आप अपनी कोर कॉम्पिटेंसी को और बिल्डअप करो, स्ट्रेंथन अप करो, स्ट्रैटेजी सपोर्टिव एनवायरनमेंट कल्चर को डेवलप करो और उस परफॉर्मेंस को मीट या बीट करने की कोशिश करो। तो अगर बच्चों मुझे प्लान को एक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले डायरेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस, फिर उसके लिए लोगों को मोटिवेट करेंगे, अपनी कोर कॉम्पिटेंसी को स्ट्रेंथन अप और बूस्ट अप करेंगे, स्ट्रैटेजी सपोर्टिव एनवायरनमेंट को, कल्चर को डेवलप करेंगे एंड उस परफॉर्मेंस को मीट या बीट करने की कोशिश करेंगे। वापस बताओ, प्लान्स को अगर मुझे एक्शन में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? Direct the organizational changes, motivate people, boost or strengthen up your core competency, strategy, supportive culture या environment, meet या beat your performance। पहले तो मीट करो, फिर उसके बाद उसको बीट करने की कोशिश करो। तो इसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जब अपन स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट करते हैं। क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं? सबसे पहले हम बजट बनाते हैं और हमारी एम्पल रिसोर्सेज को जो क्रिटिकल है उस डायरेक्शन में हम अलोकेट कर देते हैं। फिर स्टाफिंग, जो लोग चाहिए उन लोगों को, जो नीडेड स्किल्स मुझे चाहिए उस तरीके के लोगों को अपन क्या करते हैं? स्टाफ करते हैं, ताकि मेरी कोर कॉम्पिटेंसी और इंक्रीज हो सके। उसके लिए पॉलिसीज प्रोसीजर्स बनाते हैं ताकि स्ट्रैटेजी को ढंग से एग्जीक्यूट कर सकें। बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज में लेते हैं और उसी को और कंटिन्यू इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहते हैं। उसके लिए आप इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज में लेते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं कि आपको अपना टारगेट को अचीव करना है। वर्क क्लाइमेट कल्चर अच्छा होना चाहिए, इंटरनल लीडरशिप होनी चाहिए और अगर कोई भी स्टम्बलिंग ब्लॉक आ रहा है तो तुरंत उसको उसको बताया जाएगा और उसको तुरंत रेक्टिफाई भी किया जाएगा। तो क्या क्या प्रिंसिपल्स पढ़ ली अपन ने? फर्स्ट प्रिंसिपल क्या पढ़ा? सबसे पहले बजट। सबसे पहले बजटिंग बनाते हैं और जो एम्पल रिसोर्सेज है उसको, जो क्रिटिकल डायरेक्शन है वहां पे एलोकेट कर देते हैं। सेकंड क्या पढ़ा? स्टाफिंग द नीडेड स्किल्स, ताकि आपकी कोर कॉम्पिटेंसी वो भी आपकी इंक्रीज हो सके। फिर पॉलिसी प्रोसीजर्स बनाएंगे लोगों के लिए कि उनको इस डायरेक्शन में काम करना, अगर स्ट्रैटेजी को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करना है तो। नेक्स्ट क्या था? बेस्ट प्रैक्टिसेस काम में लो और उसी को और इम्प्रूव करते रहो। नेक्स्ट क्या था? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आप यूज में लो, ऑपरेटिंग सिस्टम का, लोगों को मोटिवेट करो कि आपको इस टेक्नोलॉजी पे काम करना है। एंड अच्छा वर्क क्लाइमेट कल्चर अच्छा होना चाहिए, इंटरनल लीडरशिप होनी चाहिए ताकि स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन प्रॉपर्ली हो सके और अगर कोई भी स्टम्बलिंग ब्लॉक आ रहा है तो तुरंत लोगों को एड्रेस करो और उसको रेक्टिफाई करवाने की कोशिश करो। वापस बताओ बच्चों, प्लान को अगर मुझे एक्शन में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस, मोटिवेट पीपल, स्ट्रेंथ योर कोर कॉम्पिटेंसी, स्ट्रैटेजी सपोर्टिव क्लाइमेट या कल्चर एंड बीट या मीट योर परफॉर्मेंस टारगेट्स। प्रिंसिपल क्या आते हैं स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन के? पहले आप बजट्स बनाते हैं, पूरा पूरा बोलेंगे। बजट बनाते हैं और एम्पल रिसोर्सेज को क्रिटिकल एरिया में अलोकेट कर देते हैं। सेकंड क्या था? स्टाफिंग करते हैं नीडेड स्किल्स के साथ ताकि मेरी कोर कॉम्पिटेंसी इंप्रूव हो सके। देन पॉलिसी प्रोसीजर्स बनाते हो ताकि वो ढंग से स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट कर सके। फोर्थ पॉइंट क्या था?
बेस्ट प्रैक्टिसेस काम में लेते हो और उसी को और इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहते हो। फिफ्थ क्या था, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आप यूज में लो, फिर लोगों को मोटिवेट करो कि लोग उससे उस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे काम कर सकें। इंटरनल वर्क क्लाइमेट कल्चर अच्छा होना चाहिए। एंड लास्ट क्या था, इंटरनल लीडरशिप होना चाहिए ताकि स्ट्रैटेजी ढंग से एग्जीक्यूट इंप्लीमेंट हो सके। एंड स्टम्बलिंग ब्लॉक्स अगर कोई आ रहे हैं तो तुरंत उसको एड्रेस और रेक्टिफाई किया जा सके। अगर मुझे स्ट्रैटेजी को ढंग से एग्जीक्यूट करना है तो देयर शुड बी अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, कंपैटिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग फिट बिटवीन स्ट्रैटेजी एंड द ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटीज, स्ट्रैटेजी एंड द reward structure, strategy and the working system, strategy and the work climate या culture। तो किस किस के बीच में compatibility connections होने चाहिए? strategy and organization capabilities, strategy and reward structure, strategy and working system, strategy and work climate और culture। बताओ किस किस के बीच में स्ट्रॉन्ग फिट होना चाहिए? बिटवीन स्ट्रैटेजी एंड ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटी, स्ट्रैटेजी एंड रिवॉर्ड स्ट्रक्चर, स्ट्रैटेजी एंड वर्किंग सिस्टम, स्ट्रैटेजी एंड कल्चर, क्लाइमेट कल्चर, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी होनी चाहिए, तभी आप ढंग से स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देन लास्ट स्टेप क्या है? स्ट्रैटेजी इवोल्यूशन एंड कंट्रोल। अपन यहाँ देखेंगे कि क्या प्रोग्रेस हो गई। बाहर के एनवायरनमेंट में अगर कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट मेरे ऊपर क्या पड़ रहा है, मैं किन चीजों को कंटिन्यू कर सकती हूँ और किन किन चीजों को मुझे चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। अगर सब कुछ वेल मैच्ड है, ठीक ठाक चल रहा है, तो जो प्लान आपने किया था, जैसा आप काम कर रहे हो उसी के वैसे ही काम करते चलो, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप उसी को और इम्प्रूव करो ताकि आपको ज्यादा वो अच्छा मिल सके। अगर कोई डिसरप्टिव चेंजेस आ रहे हैं तो पता लगाओ कि कहाँ पे गड़बड़ आ रही है। डाउनटर्न, अगर मार्केट पोजीशन डाउनटर्न आ रही है तो क्यों आ रही है? क्या मैंने बनाई अच्छी नहीं थी या इंप्लीमेंट सही नहीं की थी? आप किसी भी वक्त अपने विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी को चेंज कर सकते हैं। इट इज नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी, इट इज अ साइक्लिकल एक्टिविटी। तो ये अपन ने क्या पढ़ लिया बच्चों? 5 स्टेप्स पढ़ लिए किसके? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस के। फर्स्ट स्टेप क्या था? बिना देखे पूरा रिवाइज करेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या था? डेवलपिंग विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। विजन में 2 पॉइंट्स थे। एक तो मैनेजमेंट का एस्पिरेशन, जिससे डायरेक्शन मिलेगी लोगों को कि उसी के टुवर्ड्स अपनी एनर्जी लगानी है, और मैनेजमेंट का एस्पिरेशन क्लियर होना चाहिए, सारे स्टेक होल्डर्स, एम्प्लॉइज को समझ में आना चाहिए। सेकेंड क्या था? मिशन। मिशन में क्या पढ़ा बच्चों आपने? मिशन में रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है, मतलब व्हाई आर यू डूइंग दिस, व्हाट आर यू डूइंग एंड व्हाई। आप अपनी प्रेजेंट कैपेबिलिटीज, कस्टमर फोकस पे यहाँ पे फोकस करते हैं। देन मिशन में अपन एसबीयू की डिटेल्स के बारे में अपन को कोई इंटरेस्ट नहीं है, ओवरऑल स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन है क्या है उसमें अपन यहाँ पे फोकस करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स में आपने क्या पढ़ा था? ऑब्जेक्टिव्स जो परफॉर्मेंस टारगेट्स होते हैं जो एक टाइम पीरियड के बाद आपको अचीव करने पड़ते हैं। ऑब्जेक्टिव इज द रिजल्ट ऑफ विजन एंड मिशन। देन ऑब्जेक्टिव सेटिंग एक्सरसाइज पे ही सारी ऑर्गेनाइजेशंस फोकस करती हैं ताकि लोग अपनी एबिलिटीज को स्ट्रेच आउट कर सकें उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। क्या ऑब्जेक्टिव सिर्फ टॉप लेवल पे चाहिए? नहीं, टॉप लेवल तो सारी ऑर्गेनाइजेशन का ध्यान में रखते हुए ऑब्जेक्टिव बनाता है, जबकि वो ऑब्जेक्टिव ब्रोक डाउन होता है हर फंक्शन के लिए, हर डिपार्टमेंट के लिए, हर एक डिवीजन के लिए। फिर वो लोग अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं, तभी जो फाइनल ऑब्जेक्टिव है वो आपका अचीव हो पाता है। सेकेंड स्टेप क्या था? एनवायरमेंट एनालिसिस। उसमें अपन ने 2 चीजों को एनालाइज किया था, एक्सटर्नल एनवायरमेंट एंड इंटरनल एनवायरमेंट। एक्सटर्नल में अपन ने क्या क्या एनालाइज किया था? सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक, एक्सेट्रा। उससे मुझे क्या पता चला? अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। इंटरनल में मैंने क्या क्या एनालाइज किया बच्चों? टेक्नोलॉजी, मेरी प्रोडक्शन, मेरा फाइनेंस, मेरा एचआर, मेरा आर&डी। उससे मुझे क्या पता चला? मेरी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो बेसिकली मुझे किस चीज का पता चला? सॉट एनालिसिस, दैट इज स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। थर्ड स्टेप क्या था? फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजी। तो उसमें 2 स्टेप है। पहला स्टेप, एनालाइज करो क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं एज पर योर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। फिर आप उनको जो बेस्ट लगता है उसको आप चूज कर लो। उसमें 4 ऑल्टरनेटिव्स बताए थे। फिर नेक्स्ट क्या था? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी। ये एक्शन ओरिएंटेड एक्टिविटी है, ऑपरेशन ओरिएंटेड एक्टिविटी है, एक्चुअल काम यहाँ पे किया जाता है, सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग यही एक्टिविटी है। अगर मुझे यहाँ पे एक्शन को, प्लान को एक्शन में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डायरेक्शंस, मोटिवेट, कोर कॉम्पिटेंसी को स्ट्रेंथन अप,
मीट और मीट योर परफॉर्मेंस टारगेट्स। प्रिंसिपल्स क्या क्या थे? पहले बजट बनाते थे और एम्पल रिसोर्सेज को क्रिटिकल डायरेक्शन में एलोकेट करते थे। सेकेंड, स्टाफ करते थे नीडेड स्किल्स को ताकि कोर कॉम्पिटेंसी और इम्प्रूव हो सके। देन बेस्ट पॉलिसी प्रोसीजर्स बनाते थे कि वो उसको ढंग से इम्प्लीमेंट कर सके। देन बेस्ट प्रैक्टिसेस काम में लेते थे और उसी को इम्प्रूव करते थे। देन आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज में लेते थे, लोगों को मोटिवेट करते थे कि आप लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज में लो। वर्क क्लाइमेट कल्चर आपका सपोर्टिव होना चाहिए और इंटरनल लीडरशिप होना चाहिए ताकि स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन सफिशिएंटली हो सके। एंड अगर कोई स्टम्बलिंग ब्लॉक आ रहा है तो तुरंत उसको एड्रेस और रेक्टिफाई किया जा सकता था। देन इसके अगर इसके बीच में स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी किस किस के बीच में होना चाहिए? बिटवीन स्ट्रैटेजी and capability, strategy and reward structure, strategy and working system, strategy and climate और culture. लास्ट स्टेप क्या था? इवोल्यूशन एंड कंट्रोल। यहाँ हम देखेंगे हम कितना प्रोग्रेस कर चुके, बाहर में कोई चेंजेस हो रहे हैं तो उसका मेरे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, मेरे को किस चीज को कंटिन्यू करना और किस चीज को मुझे चेंजेस करने की जरूरत है। अगर सब कुछ ठीक है तो गो विथ योर स्ट्रैटेजी, जो चल रहा है उसी को चलते रहने दो, बस उसी को और इम्प्रूव कर दो। पर अगर कोई डिस्ट्रप्टिव चेंजेस आ गए तो पता लगाओ ये चेंजेस क्यों आए, क्या मैंने बनाई अच्छी नहीं थी या इम्प्लीमेंट सही नहीं की थी। आप किसी भी टाइम अपना विजन मिशन ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजी को चेंजेस कर सकते हैं। इट इज नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी, इट इज अ साइक्लिकल एक्टिविटी। क्लियर है बच्चों? देन नेक्स्ट टॉपिक है अपना दैट इज स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। इसके अंदर अपन पढ़ेंगे कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। जो भी चीजें आप करते हो टुवर्ड्स द सक्सेस ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, वो सब चीजें कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी के अंदर आ जाती हैं। दो तरह के प्लान्स होते हैं, ऑपरेशनल एंड स्ट्रैटेजिक। स्ट्रैटेजिक प्लान्स जो होते हैं वो टॉप लेवल के लिए बनाए जाते हैं, एज पर योर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स को देखकर टॉप लेवल वो प्लान्स बनाता है। वहां पे वो देखता है क्या ऑब्जेक्टिव है, उसके लिए क्या रिसोर्सेस चाहिए होंगी और रिसोर्सेस को अलोकेट कर देता है। ऑपरेशनल प्लान जो मिडिल और लो लेवल जो प्लान बनाते हैं और वहां बताया जाता है कैसे, हाउ, उन रिसोर्सेज को कैसे आप यूज में लोगे ताकि आप अपना ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सको। देन अपन ने कैरेक्टरिस्टिक्स किए थे स्ट्रैटेजिक प्लान एंड ऑपरेशनल प्लानिंग के। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे? स्ट्रैटेजिक प्लान ऑर्गेनाइजेशन को शेप करता है, उसमें क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगी। यहाँ पे फाइंड आउट किया जाता है कि एनवायरमेंट का इंपैक्ट अपने ऊपर क्या पड़ेगा, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचा जाता है। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स, ओवरऑल स्ट्रैटेजीज पे फोकस किया जाता है। लॉन्ग टर्म सक्सेस पे बात करते हैं, ये सीनियर मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां होती हैं। ऑपरेशनल प्लानिंग के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? यहाँ पे करंट डिप्लॉयमेंट, करंट रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं, टैक्टिक्स के बारे में बात करते हैं, ना कि स्ट्रैटेजी के बारे में। यहाँ पे अपन मॉडिफिकेशंस करते हैं बिजनेस फंक्शंस में, एंड यहाँ पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? फंक्शनल मैनेजर्स की ये जिम्मेदारियां होती हैं। Corporate strategy, formation of corporate strategy is the result of a process known as a strategic planning. जो corporate strategy होती है वही उसी को strategic planning कहते हैं। यहाँ पे अपन डिसाइड करते हैं मेरा क्या ऑब्जेक्टिव होगा, उसको अचीव करने के लिए मेरे पास क्या रिसोर्सेज मुझे चाहिए होंगी, क्या पॉलिसी से मतलब मेरे पास पॉलिसी डिसाइड करनी पड़ेगी कि कैसे मैं उन रिसोर्सेज को एक्वायर करूंगी, यूज करूंगी एंड डिस्पोज कर दूंगी। यहाँ पे बताया जाता है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग डिसाइड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन को कुछ सालों में अपने आप को कहाँ देखना है, वेयर यू वांट टू गो। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन वाइड फोकस किया जाता है, एक पर्टिकुलर फंक्शन वाइड कुछ भी फोकस नहीं किया जाता। Then strategic uncertainty and how to deal with it. Uncertainty का मतलब क्या होता है बच्चों? Unpredictability होता है कि फ्यूचर है, फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। किसी भी चीज में कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं, आपके मार्केट में, टेक्नोलॉजी में, कंपटीशन में, एक्सेट्रा। तो अगर आपको अनसर्टेनिटी के साथ डील करना है तो यू शुड बी फ्लेक्सिबल, यू शुड बी रेजिलेंट एंड एगिलिटी होना चाहिए ताकि आप क्विकली रिस्पॉन्ड कर सको। जो एनवायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं उसका इंपैक्ट आपके ऊपर कम पड़ सके। जो चेंजेस आ रहे हैं उनको मैनेज करने के लिए आप उनको क्लस्टर्स में डांट दो, ग्रुप में, और कौन सा ग्रुप कितना इंपॉर्टेंट है, किस ग्रुप की प्रायोरिटी कितनी है, उसके लिए ये 5 फैक्टर्स डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं। पहला क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी में आप कितना जल्दी एनवायरमेंट के चेंजेस को रिस्पॉन्ड करते हैं। देन डाइवर्सिफिकेशन, अगर आप नया प्रोडक्ट, नया पोर्टफोलियो पे काम करते हैं तो रिस्क का इम्पैक्ट जो है वो आपका कम हो जाएगा। थर्ड क्या था? मॉनिटरिंग एंड सिनेरियो प्लानिंग। मॉनिटरिंग एंड सिनेरियो प्लानिंग, यहाँ रेगुलरली मॉनिटर करते रहो क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। सिनेरियो प्लानिंग करो कि फ्यूचर में इस सिनेरियो पे अपन को ये स्ट्रैटेजी पे काम करना और इसका इम्पैक्ट ये पड़ सकता है।
नेक्स्ट क्या था इसके अंदर, दैट इज बिल्डिंग रेजिलेंसी। आप इंप्रूव करते हो अपनी फंक्शनल परफॉर्मेंस को, अपनी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को इंप्रूव करते हो, फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करते हो, रिस्क मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज को और इंप्रूव करते हो। एंड लास्ट क्या था यहाँ पे, कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप। कोलैबोरेट विथ योर पार्टनर्स, विथ योर कस्टमर्स, विथ योर एम्प्लॉयज, ताकि आपको नए रिसोर्सेज, नया मार्केट कवर करने के लिए मिल सकता है। तो क्या क्या 5 फैक्टर्स थे अगर मुझे प्रायोरिटीज डिसाइड करनी है तो? फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कितना क्विकली आप एनवायरमेंट के चेंजेस को रिस्पॉन्ड कर पा रहे हो। डाइवर्सिफिकेशन, अगर आप नया प्रोडक्ट, नए पोर्टफोलियो पे काम करते हो तो रिस्क का इम्पैक्ट कम पड़ेगा। देन मॉनिटरिंग चेंज एंड सिनेरियो प्लानिंग, चेंजेस के इंडिकेटर्स, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और किस सिनेरियो का इम्पैक्ट मेरे ऊपर क्या पड़ेगा, वो एनालाइज करके चलना। देन रेजिलेंसी, रेजिलेंसी में 3 चीजें इंप्रूव करते हैं, ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इंप्रूव करते हो, फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करते हो, रिस्क मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज को इंप्रूव करते हो। फोर्थ क्या था बच्चों, नहीं लास्ट क्या था, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप विथ योर कस्टमर्स, विथ योर सप्लायर्स, विथ योर पार्टनर्स, ताकि आपका मार्केट नया, रिसोर्सेज ज्यादा मिल सकती हैं। तो 5 फैक्टर्स क्या क्या थे बच्चों, फ्लेक्सिबिलिटी, डाइवर्सिफिकेशन एंड सिनेरियो प्लानिंग, रेजिलेंसी, कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप। वापस बताओ 5 फैक्टर्स कौन से थे, फ्लेक्सिबिलिटी, डाइवर्सिफिकेशन, मॉनिटरिंग एंड सिनेरियो प्लानिंग, रेजिलेंसी, कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप। फ्लेक्सिबिलिटी में क्या था, कितना जल्दी अपन एनवायरमेंट के चेंजेस को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन में क्या था, अगर पोर्टफोलियो नया, प्रोडक्ट नया, तो रिस्क का इम्पैक्ट कम पड़ेगा। नेक्स्ट क्या था, मॉनिटरिंग चेंजेस एंड सिनेरियो प्लानिंग, की इंडिकेटर्स ऑफ चेंज और फ्यूचर में किस सिनेरियो का मेरे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देन बिल्डिंग रेजिलेंसी, यहाँ 3 चीजों को इंप्रूव करने की बात की थी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज को आप इंप्रूव कर सकते हैं। लास्ट क्या था, कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप, पार्टनरशिप विथ योर कस्टमर, सप्लायर्स, ताकि मार्केट नया और रिसोर्सेज भी ज्यादा हो सकती हैं। इम्पैक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, हर एक अनसर्टेन इवेंट कुछ ना कुछ ट्रेंड्स और इवेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, उसका इम्पैक्ट आपके प्रेजेंट, आपके प्रपोज्ड और आपके पोटेंशियल बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है। जिस एसबीओ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है वो एसबीओ मेरे लिए, कोई एसबीओ तो इंपॉर्टेंट हो भी सकता है और कोई एसबीओ कम इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। कैसे डिसाइड करोगे एसबीओ की इंपॉर्टेंस, सेल्स, प्रॉफिट एंड कॉस्ट के बेसिस पे। अगर उसका सेल्स ज्यादा, प्रॉफिट ज्यादा और कॉस्ट कम, तो वो एसबीओ इंपॉर्टेंट है, और अगर उसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है तो मुझे उस चीज को पहले फोकस करना चाहिए, पहले अटेंशन देना चाहिए। देन स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन, स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन, स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन एक तरीके की मैनेजरियल एक्सरसाइज है, जहां पे प्लान्स को किस में कन्वर्ट किया जाता है, एक्शंस में कन्वर्ट किया जाता है। आप देखते हो क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उसी को अपन और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं ताकि आप अपना रिजल्ट को अचीव कर सकें। या डिसीजन को एक्शन में कन्वर्ट करते हो, और जब बनाते हो डिसीजंस तो ये सोचते हो कि वो फीजिबल और वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। रिलेशनशिप बिटवीन फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, ये दोनों कंसेप्ट सेम नहीं होते हैं। फॉर्मुलेशन मतलब स्ट्रैटेजी बनाना और इम्प्लीमेंटेशन मतलब उसको एग्जीक्यूट करना। अगर आपका फॉर्मुलेशन भी अच्छा होगा और इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छा होगा तभी आपको सक्सेस मिल सकती है। तो अपन ने ये इसके पढ़ा था। कॉलम ए क्या कहता है कि मेरा फॉर्मुलेशन तो शानदार है पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं अच्छा। क्यों नहीं अच्छा, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास स्टार्टअप कंपनी है तो नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है और मेरे पास लीडरशिप नहीं है। तो यहाँ आपका एम क्या होता है कि आप इम्प्लीमेंटेशन को सुधार कर कॉलम ए से कहां चले जाओ, कॉलम बी के टुवर्ड्स चले जाओ। बी क्या कहता है कि मेरा फॉर्मुलेशन भी शानदार, मेरा इम्प्लीमेंटेशन भी शानदार और मुझे आसानी से सक्सेस मिल सकती है। कॉलम डी क्या कहता है कि मेरा इम्प्लीमेंटेशन तो शानदार है पर फॉर्मुलेशन अच्छा नहीं है, तो मुझे सबसे पहले स्ट्रैटेजी को क्या करना पड़ेगा, रीडिजाइन करना पड़ेगा। और कॉलम सी क्या कहता है कि ना तो फॉर्मुलेशन अच्छा ना ही इम्प्लीमेंटेशन अच्छा, तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी को रीडिजाइन एंड रीएडजस्ट करना ही पड़ेगा। स्ट्रैटेजी इज नॉट अ सिनोनिम फॉर लॉन्ग टर्म प्लान, ऑब्जेक्टिव का सिनोनिम नहीं होता। स्ट्रैटेजी रास्ता बताता है कि किस रास्ते को आप लेते हुए उस लॉन्ग टर्म गोल को अचीव कर सकते हो।
वैसे तो हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो जितने भी मूव्स होते हैं वो प्लान्ड होते हैं, पहले से ही हम करके रखते हैं, हम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। बट कई बार कॉम्पिटिटर कोई ऐसे चेंजेस करता है जिसकी वजह से हमें हमारे जो मूव्स हैं उनमें भी मॉडिफिकेशंस, उनमें भी चेंजेस करने पड़ सकते हैं। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन नहीं है तो वो अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो तुरंत कॉस्ट कटिंग में शुरू कर देता है, अपने डिपार्टमेंट्स को बंद करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे फोकस किस पे किया जा रहा है? एफिशिएंसी पे, ना कि इफेक्टिवनेस पे। एफिशिएंसी क्या होता है? इंट्रोस्पेक्टिव, मतलब इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की जाती है। और इफेक्टिवनेस क्या होता है? कनेक्टिविटी विथ योर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरमेंट। एफिशिएंसी की जिम्मेदारी किसकी? ऑपरेशनल मैनेजर। और इफेक्टिवनेस की जिम्मेदारी किसकी? स्ट्रैटेजिक मैनेजर। जो टॉप लेवल मैनेजर होता है उसका ये एम होता है कि मेरा गोल अचीव होना चाहिए, और जो एक्चुअल में वर्किंग कर रहे हैं उनका ये गोल होता है कि हमारे को मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट को अचीव करना है। सेल 1 इज द बेस्ट स्टेज, थ्राइव स्टेज, सक्सेस है। यहाँ जो चाहा था वो मिल गया और मिनिमम इनपुट के साथ आपको वो मिल गया। सेल 2 और सेल 4 कौन सी स्टेजेस हैं बच्चों? डूम्ड वाली स्टेजेस हैं। यहाँ अपन चाहे अपन एफिशिएंट हो चाहे इनएफिशिएंट हो, बट हम क्या है? इनइफेक्टिव। हम जो चाह रहे हैं वो हमें अचीव नहीं हो पा रहा है। सेल 3 इज बेटर प्लेस देन सेल 2। क्यों? क्योंकि हम एटलीस्ट सरवाइव कर पा रहे हैं, चाहे हमारे इनपुट ज्यादा लग रहे हो, चाहे मेरी रिसोर्सेज ज्यादा लग रही हो, पर जो मैंने चाहा था वो मुझे ऑब्जेक्टिव अचीव हो पा रहा है। फिफ्थ अटेम्प्ट में सीए बनना इज मच मोर बेटर देन सीए नहीं बनना। चाहे कुछ भी कर लो, आपको सब कुछ आता है, रटी रटाइए किताबें, किताबें दिमाग में छपी हुई है, तो रिसोर्सेज तो आपने एफिशिएंटली यूटिलाइज कर ली, पहले अटेम्प्ट में ही छप गई थी किताब दिमाग में। बट अगर मैं मेरा सीए ही नहीं बन पा रही तो उससे बेटर क्या है? धीरे धीरे एक 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 सब्जेक्ट पढ़कर आप 5-6 अटेम्प्ट में अगर सीए बन गए तो वो ज्यादा बेटर है। एक ही बार में आपने कंप्लीट याद कर लिया पर सीए नहीं बन पा रहे। हाँ जी बच्चों, सर्वाइवल के लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन कौन सी है? Effectiveness is the necessary and sufficient condition for survival, but efficiency is not the necessary and sufficient condition for survival. एक था think right और एक था right thing. Effective क्या था? Right thing। और efficiency क्या था? Think right के बारे में बात की गई थी। Then बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस अपना बहुत सारा पैसा खर्च करती हैं ताकि जो प्लान किया था वो इम्प्लीमेंट कर सकें। तो ये जरूरी नहीं है कि आप प्लान, तो कई बार अपन फॉर्मुलेशन तो शानदार होता है बट कई बार अपन उसको ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, क्योंकि इम्प्लीमेंट करना ज्यादा मुश्किल है एज कंपेयर टू फॉर्मुलेट करना। तो क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं बिटवीन द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन? फॉर्मुलेशन में अपन डिसीजन मेकिंग, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करते हैं। यहाँ पे अपन उसको एग्जीक्यूट करने की बात करते हैं। फॉर्मुलेशन बिफोर द एक्शन होता है, इम्प्लीमेंटेशन ड्यूरिंग द एक्शन होता है। फॉर्मुलेशन एक एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी है जहां पे स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग की फोकस किया जाता है, जबकि इम्प्लीमेंटेशन एक एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है जहां पे स्ट्रैटेजिक एंड ऑपरेशनल डिसीजंस पे फोकस किया जाता है। यहाँ पे इफेक्टिवनेस पे एम्फेसाइज करते हो, यहाँ पे एफिशिएंसी पे एम्फेसाइज करते हो। ये इंटेलेक्चुअल रैशनल प्रोसेस है, यहाँ ऑपरेशनल प्रोसेस है। यहाँ कुछ ही लोगों को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, यहाँ बहुत सारे लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ता है। इनिशिएटिव, लॉजिकल स्किल्स चाहिए, यहाँ पे मोटिवेशनल एंड लीडरशिप स्किल्स चाहिए। ये फॉर्मुलेशन के बाद इंप्लीमेंटेशन आता है और इंप्लीमेंटेशन से पहले फॉर्मुलेशन आता है। तो क्या क्या डिफरेंसेस हैं बच्चों? फॉर्मुलेशन में हम क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं, डिसीजन मेकिंग, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते हैं। इंप्लीमेंटेशन में उसी को एग्जीक्यूट करते हैं। फॉर्मुलेशन बिफोर द एक्शन, इंप्लीमेंटेशन ड्यूरिंग द एक्शन। देन फॉर्मुलेशन एक एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी है जहां स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग पे फोकस किया जाता है, जबकि इंप्लीमेंटेशन एक एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है जहां स्ट्रैटेजिक और ऑपरेशनल डिसीजंस पे फोकस किया जाता है। फॉर्मुलेशन पे आप इफेक्टिवनेस पे फोकस करते हो और इंप्लीमेंटेशन पे आप एफिशिएंसी पे फोकस करते हो। फॉर्मुलेशन इंटेलेक्चुअल रैशनल प्रोसेस है, इंप्लीमेंटेशन इज ऑपरेशनल प्रोसेस। फॉर्मुलेशन में आपको कोऑर्डिनेशन कुछ लोगों में चाहिए, यहाँ कोऑर्डिनेशन बहुत सारे लोगों में चाहिए। ये इंट्यूटिव लॉजिकल स्किल्स, यहाँ मोटिवेशनल और लीडरशिप स्किल्स की। फॉर्मुलेशन के बाद इंप्लीमेंटेशन और इंप्लीमेंटेशन से पहले फॉर्मुलेशन। कोई भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटी बड़ी, गवर्नमेंट, नॉट फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट, हर तरह के ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ज्यादातर फॉर्मुलेशन तो सेम होता है बट इंप्लीमेंटेशन सबके लिए अलग अलग होता है। क्यों इंप्लीमेंटेशन अलग है? क्योंकि जब मैं इंप्लीमेंट करती हूँ तो मुझे बहुत सारे काम नए नए करने पड़ते हैं। कई बार मुझे नए डिपार्टमेंट्स ऐड करने पड़ते हैं, नए डिपार्टमेंट्स के लिए नए लोग हायर करना पड़ेगा, नए लोगों को मुझे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, और कुछ पुराने डिपार्टमेंट्स को मुझे बंद भी करना पड़ेगा। मुझे कॉस्ट कंट्रोल प्रोसीजर्स, एडवर्टाइजमेंट स्ट्रैटेजीज,
ट्रांसफर करना पड़ता है कई बार मुझे लोगों को एक डिवीजन से दूसरी डिवीजन में। ये सारे काम हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरीके से किए जाते हैं, इसलिए कहते हैं कि फॉर्मुलेशन तो सब में सेम होता है बट इम्प्लीमेंटेशन सब में अलग अलग होता है। इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी होती है फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन में। दो लिंकेजेस होते हैं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। फॉरवर्ड मतलब फॉर्मुलेशन का इम्पैक्ट इम्प्लीमेंटेशन पे, और बैकवर्ड मतलब इम्प्लीमेंटेशन का इम्पैक्ट फॉर्मुलेशन पे, तो वो क्या होता है, बैकवर्ड लिंकेज। देन linkages and issues in strategy implementation. लिंकेज, फॉर्मुलेशन एक तरीके की एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी है जहां पे स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग पे फोकस किया जाता है। इम्प्लीमेंटेशन एक एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है जहां स्ट्रैटेजिक एंड ऑपरेशनल डिसीजन मेकिंग पे फोकस किया जाता है। फॉरवर्ड लिंकेज में क्या था कि जब हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो पहले हम ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए हम एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हैं, फिर हमें ऑल्टरनेटिव्स मिलते हैं, फिर बेस्ट को चूज कर लेते हैं। जब भी आप कोई नई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं या पुरानी को ही रिफॉर्मुलेट कर रहे हैं तो बहुत सारे चेंजेस करने पड़ सकते हैं आपको ऑर्गेनाइजेशन में। क्या क्या, कई बार मुझे मेरा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ सकता है ऑर्गेनाइजेशन का। कई बार मुझे मेरे लीडरशिप के जो रोल्स, लीडरशिप का जो तरीका है वो भी चेंज करना पड़ सकता है। इसीलिए कहते हैं फॉर्मुलेशन का इम्पैक्ट इम्प्लीमेंटेशन पे पड़ता है। बैकवर्ड लिंकेज, जैसे इम्प्लीमेंटेशन फॉर्मुलेशन से डिसाइड होता है, वैसे फॉर्मुलेशन भी इम्प्लीमेंटेशन से डिसाइड होता है। जो आपने पास्ट में जो स्ट्रैटेजिक एक्शंस लिए होंगे, जो पहले मैं काम कर चुकी, इंप्लीमेंट कर चुकी, उस टाइम जो दिक्कतें आई थी, उस टाइम जो मुझे अच्छा लगा था, उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट टाइम अपन स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि फॉर्मुलेशन का इम्पैक्ट इम्प्लीमेंटेशन पे और इम्प्लीमेंटेशन का इम्पैक्ट फॉर्मुलेशन पे। ज्यादातर आप ऐसी स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं जो अभी मेरे पास रिसोर्सेज हैं उन्हीं से इंप्लीमेंट हो जाए और थोड़ा बहुत एडिशनल रिसोर्सेज मेरे को लगानी पड़े। अगर कोई मेरी स्ट्रैटेजी है, सपोज फॉर एग्जाम्पल ये लाइन क्या कहती है कि सपोज मेरे पास अभी 10,000 रुपए हैं, ठीक है, करंट में, तो मेरी स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए कि इस 10,000 या मैक्सिमम 15,000 में वो स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट हो जानी चाहिए। ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं होनी चाहिए कि है तो रुपए जेब में 10,000 और 1 लाख रुपए लगेंगे उसको इंप्लीमेंट करने में। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपके पास है और थोड़ा बहुत एडिशनल मिलाकर ही आप उसको इंप्लीमेंट कर पाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो मेरे पास नहीं है वो रिसोर्सेज मुझे चाहिए उसको इंप्लीमेंट करने के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ता है फॉर्मुलेशन के टाइम पे कि मुझे ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी है जो मेरे पास रिसोर्सेज है उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मुझे स्ट्रैटेजी को बनाकर देना है। देन इश्यूज इन स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे क्या क्या दिक्कतें आती हैं? देखो, जब इंप्लीमेंट होती है तभी पता चलता है कि वो जो स्ट्रैटेजिस्ट है वो कितने अच्छे से रिसोर्सेज को अलोकेट कर पा रहा है, कैसे स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रहा है, फंक्शनल पॉलिसीज को मेंटेन कर रहा है। यहाँ पे आप प्लान बनाते हो ताकि आपने जो एक्शंस उसको एक्शन में कन्वर्ट कर सके। स्ट्रैटेजीज की हेल्प से बहुत सारे प्रोग्राम्स बनते हैं और प्रोग्राम जो होता है वो बहुत बड़ा कंसेप्ट होता है। इट इंक्लूड्स, प्रोग्राम में क्या क्या आएगा, गोल्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रूल्स, स्टेप्स, प्लस उनमें कितना मुझे पैसा अलोकेट करना है। प्रोग्राम से प्रोजेक्ट्स भी बनते हैं। प्रोजेक्ट क्या होते हैं, एक स्पेसिफिक प्रोग्राम होते हैं जो कॉस्ट और टाइम के बेसिस पे होते हैं कि इतने समय में अपन को ये खत्म करना और इतने पैसे में अपन को ये प्रोजेक्ट को खत्म करना है। हेलो, हाँ जी, नमस्कार सर। हाँ जी, तो फॉर्मुलेशन से बहुत सारी स्ट्रैटेजी जब बनाते हैं तो बहुत सारे प्रोग्राम्स बनते हैं। प्रोग्राम्स इंक्लूड, प्रोग्राम में क्या क्या आता है, गोल्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रूल्स, स्टेप्स, ये सब आता है और उसके लिए हमें फंड्स भी अलोकेट करने पड़ते हैं। प्रोग्राम से प्रोजेक्ट्स बनते हैं और प्रोजेक्ट्स होते हैं वो स्पेसिफिक प्रोग्राम्स होते हैं जो कॉस्ट और टाइम के बेसिस पे होते हैं कि इतने समय में और इतनी कॉस्ट में, इतने बजट में हमें ये खत्म कर कर देना है। तो इम्प्लीमेंटेशन का मतलब ये नहीं है कि प्लान बना लिया, प्रोग्राम्स बना लिए, प्रोजेक्ट बना लिए, उनको रिसोर्सेज भी चाहिए। रिसोर्स एलोकेट करने के बाद मुझे स्ट्रक्चर भी डिफाइन करना पड़ेगा, मुझे फंक्शनल पॉलिसीज भी बतानी पड़ेंगी, ये सारा काम मुझे करना पड़ता है। तो क्या क्या इश्यूज आते हैं जब अपन स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करते हैं? क्या क्या इश्यूज आते हैं बच्चों? प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन, प्रोसीजरल इंप्लीमेंटेशन, रिसोर्स
रिसोर्स एलोकेशन, स्ट्रक्चरल इम्प्लीमेंटेशन, फंक्शनल इम्प्लीमेंटेशन एंड बिहेवियरल इम्प्लीमेंटेशन। बताओ क्या क्या दिक्कतें आती हैं? प्रोजेक्ट, प्रोसीजर, रिसोर्स, स्ट्रक्चर, फंक्शनल एंड बिहेवियर। वापस बताओ क्या क्या इश्यूज आते हैं? प्रोजेक्ट, प्रोसीजर, रिसोर्स, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बिहेवियर इम्प्लीमेंटेशन। ये सीक्वेंस में जरूरी नहीं है, ये सारी दिक्कतें हैं। कुछ इश्यूज साथ साथ आते हैं, कुछ इश्यूज एक ही बार आते हैं और कुछ इश्यूज एक से ज्यादा बार भी आ सकते हैं। पर जब स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन से इम्प्लीमेंटेशन के टुवर्ड्स जाती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट होती है फ्रॉम स्ट्रैटेजिस्ट टू फंक्शनल और डिविजनल मैनेजर। इसीलिए आपको हमेशा फंक्शनल और डिवीजन मैनेजर को फॉर्मुलेशन के टाइम से ही जोड़ के रखना चाहिए, तभी उनको समझ में आएगा कि क्यों वो लोग स्ट्रैटेजी बना रहे हैं और हमें वो ढंग से उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। और जो स्ट्रैटेजिस्ट होता है, जो स्ट्रैटेजी बनाता है, उसको इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे भी साथ देना चाहिए। वो देखना चाहिए कि सही स्ट्रैटेजी ढंग से इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही। अगर एज अ सरप्राइज उनको पता चलेगी स्ट्रैटेजी, तो उसको ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। मैनेजमेंट में क्या क्या इश्यूज आती हैं जब भी अपन स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करते हैं? क्या क्या इश्यूज आते हैं? हमें कई बार पॉलिसीज को चेंज करना पड़ता है, रिसोर्स एलोकेशन को चेंज करना पड़ता है, एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को भी आपको ऑल्टर या उसको चेंजेस करने पड़ते हैं, रिवॉर्ड इंसेंटिव प्लान चेंज करने पड़ता है, स्ट्रैटेजी सपोर्टिव कल्चर आपको डेवलप करना पड़ता है, अगर कई बार हमें डाउन साइजिंग भी करना पड़ता है। इसीलिए आप मैनेजर्स और एम्प्लॉयज को शुरुआत से ही आप जब फॉर्मुलेट करो तब से उनको इन्वॉल्व रखो। उनको सब कुछ पता होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है क्या नहीं। जो स्ट्रैटेजिस्ट है वो भी पर्सनली कमिटेड होना चाहिए कि मेरी स्ट्रैटेजी ढंग से इंप्लीमेंट होनी चाहिए, उसके लिए वो लोगों को मोटिवेट करेगा। अगर उसने सिर्फ फॉर्मुलेट कर छोड़ दिया और इंप्लीमेंटेशन के टाइम पे उसने ध्यान नहीं दिया, तो वो स्ट्रैटेजी ढंग से इंप्लीमेंट नहीं हो सकती। आपको पता होना चाहिए कि सबको पता होना चाहिए ऑब्जेक्टिव्स क्या है और क्यों हम उस स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं, कॉम्पिटिटर कौन है, क्या अकम्प्लिशमेंट, क्या उसके प्रोडक्ट्स, ये सब है, ये पता होना चाहिए। एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स क्या आ रही है वो क्लियर होना चाहिए और टॉप डाउन फ्लो होना चाहिए कम्युनिकेशन का फॉर द बॉटम अप सपोर्ट। तो ये अपन ने क्या पढ़ लिया? ये अपन ने पढ़ लिया इश्यूज इन स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन। थोड़ा सा और रिवाइज करेंगे, दैट इज स्ट्रैटेजिक चेंज थ्रू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। जो एनवायरनमेंट में अगर चेंजेस आते हैं तो उसकी वजह से हमें हमारी स्ट्रैटेजी में भी मॉडिफिकेशंस करने पड़ते हैं। मार्केट नया, प्रोडक्ट नया, कई बार सर्विस नई, काम करने का तरीका नया होता है, कुछ भी नया आ रहा है तो उसकी वजह से आपने जो स्ट्रैटेजी बनाई है उसको भी आपको चेंज करना ही पड़ेगा। अगर चेंजेस करने हैं तो उसके 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है? रिकॉग्नाइज द नीड फॉर द चेंज। सबसे पहले आप देखो कल्चर का कौन सा पार्ट मेरे सपोर्ट में है मेरी स्ट्रैटेजी के, और कौन सा पार्ट मेरी स्ट्रैटेजी के सपोर्ट में नहीं है। उसके लिए आप एनवायरनमेंट को एनालाइज करोगे, आप सॉट एनालिसिस परफॉर्म करोगे और देखोगे कहां पे दिक्कत आ रही है और कहां पे मेरे को अपने आप को और इंप्रूव करने की जरूरत है। तो सबसे पहले रिकॉग्नाइज द नीड। क्यों चेंज करना है? क्योंकि कल्चर का ये वाला पोर्शन मेरे सपोर्ट में नहीं है। वो मुझे कैसे पता चलेगा? जब मैं एनवायरनमेंट, इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करूंगी तो ये पता चलेगा यहाँ गैप आ रहा है और यहाँ पे मुझे अपने आप को सुधारने की जरूरत है। सेकेंड स्टेप क्या कहता है? क्रिएट अ शेयर्ड विजन टू मैनेज द चेंज। चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, सबका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए बच्चों? कोइंसाइड। सबका ऑब्जेक्टिव सेम होना चाहिए, उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शेयर्ड विजन होना चाहिए। जो सीनियर मैनेजर है वो कॉन्स्टेंटली लगातार लोगों को समझाता जाएगा कि अपन को चेंज करने की जरूरत है और ये चेंज का फायदा सिर्फ मुझे नहीं होगा, इस चेंज का फायदा अपन सबको होगा। लगातार उसको बताना पड़ेगा। अगर वो लगातार नहीं बताएगा तो लोगों जो है वो चेंजेस को अडॉप्ट नहीं करने पड़ेंगे। उसको सबको कन्विंस करना पड़ेगा कि जो चेंजेस कर रहे हैं ये कॉस्मेटिक नहीं है, ऊपरी सजावटी नहीं है, ये जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए, इसलिए हम सबको चेंजेस करने पड़ेंगे। देन लास्ट स्टेप क्या है? इंस्टीट्यूशनलाइज द चेंज, या एक्चुअली एक्शन में कन्वर्ट करते हो। जो चेंजेस आपने सोचे उसको एक्शन में कन्वर्ट करते हो, उसी के साथ चलते हो और पुराने को कंप्लीट हटा देते हो। सेल्फ रिन्यूअल, रेगुलरली मॉनिटर करते हो कि आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस क्या क्या आए हैं। अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी या कोई भी डेविएशंस, कुछ भी दिक्कत आ रही है तो तुरंत उसको एड्रेस करके उसको ठीक करने की कोशिश किया जाता है। चेंज को, कल्चर को चेंज होने में टाइम लगता है, वो तुरंत चेंज नहीं हो सकता। तो क्या क्या अपन स्ट्रैटेजी चेंज के प्रोसेस क्या क्या पढ़ लिए? फर्स्ट स्टेप क्या पढ़ा? रिकॉग्नाइज द नीड फॉर द चेंज।
उसमें क्या था कि हम देखेंगे कल्चर का कौन सा पोर्शन मेरे सपोर्ट में है और कौन सा पोर्शन मेरे सपोर्ट में नहीं है। ये कैसे पता चलेगा? थ्रू सॉट एनालिसिस, एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट को एनालाइज कर ये पता लगाएंगे और ये देखेंगे कहाँ गैप आ रहा है और मुझे अपने आप को और इम्प्रूव कैसे करना है। सेकेंड स्टेप क्या कहता है बच्चों? क्रिएट अ शेयर्ड विजन। ऑब्जेक्टिव जो ऑर्गेनाइजेशन का वही मेंबर का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, दोनों के ऑब्जेक्टिव अलग अलग नहीं होने चाहिए। विजन जो है वो शेयर्ड होना चाहिए। सीनियर मैनेजर कॉन्स्टेंटली लगातार कम्युनिकेट करेगा, सबको बताता जाएगा चेंजेस करने जरूरी है, सबको कन्विंस करेगा कि जो चेंजेस है वो कॉस्मेटिक नहीं है, वो जरूरी है हम सबके लिए चेंजेस करना। लास्ट स्टेप क्या है? इंस्टीट्यूशनलाइज द चेंज, उसको एक्चुअली एक्शन में कन्वर्ट कर दो, पुराने को कंप्लीट हटा दो, जो नया चेंज हुआ है उसको भी रेगुलरली मॉनिटर करते रहो कि आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस क्या रहे, और अगर उसमें भी कोई दिक्कत आ रही है तो तुरंत उसको एड्रेस कर उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करो। कल्चर को चेंज करना आसान नहीं है, उसमें समय लगता है कल्चर को चेंज होने में। देन कर्ट लुईन मॉडल ऑफ चेंज, अगर आपको चेंज को लास्टिंग करना है, बहुत लंबे समय तक चेंजेस को सस्टेन करना है, तो ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, कर्ट लुईन कहते हैं। पहला क्या है स्टेप आपका? अनफ्रीजिंग द सिचुएशन। यह लोगों को अवेयर बताया जाएगा कि देयर इज अ नेसेसिटी फॉर चेंज, चेंज की जरूरत है, हमें चेंजेस को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, उनको उसके लिए प्रिपेयर करते हैं। अगर चेंजेस एज अ सरप्राइज आप इंट्रोड्यूस करते हो तो उनका मोरल बहुत कम हो सकता है, उनका सोशल डिस्ट्रक्टिव हो सकती है वो चीजें के लिए। तो अनफ्रीजिंग मतलब लोगों को रेडी करवाना, लोगों को प्रिपेयर कराना कि भाई पुराने को छोड़ना पड़ेगा और नई चीजों को अपन को शुरू करना ही पड़ेगा। मैं कैसे लोगों को प्रिपेयर करूंगी? थ्रू मीटिंग्स, थ्रू होर्डिंग्स, मीटिंग्स, अनाउंसमेंट्स, नए आइडियाज को कैसे अपन प्रमोट कर सकते हैं, ये सारे तरीके होते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है? चेंजिंग टू द न्यू सिचुएशन। जब लोग एक बार रेडी हो गए, अवेयर हो गए कि हाँ चेंज आने वाला है, हम सब रेडी हैं उस चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए, तो अब चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए 3 तरीके हैं। पहला एचसी केल्विन ने बताया है कंप्लायंस। कंप्लायंस क्या था बच्चों? रिवॉर्ड पनिशमेंट स्ट्रैटेजी। अगर आप अच्छा काम करते हो तो रिवॉर्ड, खराब काम करते हो तो पनिशमेंट। पनिशमेंट के डर से ही लोग अच्छा बिहेव करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट क्या था? आइडेंटिफिकेशन, कि मैंने एक रोल मॉडल बताया, मैंने कहा कि ये जो रोल मॉडल है इसने चेंजेस को अडॉप्ट किया, तो आप लोग भी अपने चेंजेस को अडॉप्ट करो। थर्ड क्या है? इंटरनलाइजेशन, कि कई बार लोगों का थॉट प्रोसेस, माइंड रेडी नहीं होता चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो। तो मैं लोगों को फ्रीडम दूंगी कि आपके पास आराम से समय है, आराम से सीखो, उस चीज को आराम से अडॉप्ट करो। एंड लास्ट क्या है? दैट इज रीफ्रीजिंग। रीफ्रीजिंग मतलब नया, कुछ नया आ चुका, कंप्लीट पुराना हट चुका है, परमानेंटली हटा दो, उसको रेगुलरली मॉनिटर करते रहो अब सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा। तो ये अपने कर्ट लुईन के 3 स्टेप्स पढ़ लिए चेंज करने के। पहला स्टेप क्या था? अनफ्रीजिंग। अनफ्रीजिंग लोगों को बताया जाएगा, अवेयर करवाया जाएगा कि देयर इज अ नीड, देयर इज अ नेसेसिटी फॉर द चेंज, आप लोग सब रेडी हो जाओ, चेंज आने वाला है। अगर चेंजेस एज अ सडन, एज अ सरप्राइज आ गया तो उनका मोरल डाउन हो सकता है, सोशल डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। मैं उनको कैसे बताऊंगी चेंजेस आने वाले हैं? थ्रू मीटिंग्स, अनाउंसमेंट्स, होर्डिंग्स लगाकर उनको बता सकते हैं। नेक्स्ट क्या था? चेंजिंग टू अ न्यू सिचुएशन। इसमें एचसी केल्विन ने 3 तरीके बताए हैं। पहला था कंप्लायंस, जहां रिवॉर्ड पनिशमेंट स्ट्रैटेजी काम में लेते हो। अगर आप अच्छा काम करोगे तो रिवॉर्ड, और खराब काम करोगे तो आपको क्या मिलेगा? पनिशमेंट मिलेगा। नेक्स्ट क्या था? इसके अंदर आइडेंटिफिकेशन की एक रोल मॉडल बता दिया, आप उसको फॉलो करना चाहते हैं, मैंने बता दिया कि ये लोग ये भी चेंजेस को अडॉप्ट कर चुका है। नेक्स्ट क्या था? इंटरनलाइजेशन। कई बार मेरा थॉट प्रोसेस, दिमाग रेडी नहीं होता चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए, तो वहां पे फ्रीडम देंगे कि आपके पास फ्रीडम, आप आराम से धीरे धीरे नई चीजों को सीखो, नए बिहेवियर को आप आराम से अडॉप्ट करो, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। देन लास्ट स्टेप क्या था? रीफ्रीजिंग। कंप्लीटली पुरानी चीज को हटा दो और कंप्लीटली नए चेंजेस पे काम करना शुरू कर दो, उन्हीं को मॉनिटर करो, अगर उसमें कोई चेंजेस करने हैं तो वो करेक्शंस करते रहो, आफ्टर इफेक्ट ऑफ चेंजेस को मॉनिटर करते रहो। चेंज करना एक वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, इट इज अ साइक्लिकल एक्टिविटी, क्योंकि एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट में चेंजेस होते रहते हैं, तो आपको भी चेंजेस कल्चर में करने ही पड़ेंगे, स्ट्रैटेजी में चेंज करना ही पड़ेगा। ठीक है? क्लियर है बच्चों? यहां तक पढ़कर आना आप लोग, कोशिश करना। मैंने कल भी बताई थी, आज फिर से बताती हूँ कि एग्जाम में आप लोगों को पेपर कैसे करना चाहिए। ये बातें मैं क्यों रिपीट करती हूँ? ताकि हमारे दिमाग में ये बातें घुस जाए। सबसे पहले हमें हमेशा वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए जो मुझे बेस्ट लर्न है, क्योंकि जो चीज मुझे बहुत अच्छी लर्न है उसको मैं लिखने की स्पीड डबल होती है बच्चों, सबकी होती है, क्योंकि वो अच्छा आता है, सोचना नहीं है उसमें, बस दिमाग बोलता जा रहा है, अपन को लिखते जाना है, दिमाग बोलता जा रहा है, लिखते जाना है, लिखते जाना है, लिखते जाना है।
लास्ट में हमें वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो मुझे ठीक ठाक से नहीं आता, जिसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है। क्यों? क्योंकि जब लास्ट तक वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगी आते आते तक, तो बच्चों मेरा माइंड ऑटोमेटिकली इतना शार्प हो जाएगा, इतना डेवलप हो जाएगा एग्जाम के टाइम पे, कि अपने आप ही आप वो वाला पेपर जो क्वेश्चन है वो अपने आप आपके दिमाग में उसका आंसर आ जाएगा, और अपने आप उसको अच्छा आप लिख पाओगे, बेटर लिख पाओगे। अगर आप शुरुआत में वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो जो आपको नहीं आता, तो फिर आपका आने वाला पेपर छूट भी जाता है, क्योंकि उसमें अपन को सोचना बहुत पड़ता है, और जो मुझे आता होता है वो मेरा छूट जाता है। तो हमेशा बच्चों की मैंने ये शिकायत सुनी है कि मैडम जो आता था वो छूट गया। बच्चों वो इसलिए छूट गया, क्यों? क्योंकि हमने शुरू में वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया जो हमें अच्छे से नहीं आता था। इसलिए हमेशा वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो आपको सबसे अच्छे से आता होगा। एंड लर्न, वापस से बता देती हूँ कैसे लर्न करना है बच्चों, किस तरीके से लर्न करना है हमें थ्योरी। पहले एक पैराग्राफ लर्न किया, फिर उसको मैंने बुक बंद कर कर या आंख बंद कर कर मैंने उसको रिवाइज किया। रिवाइज कैसे करना है? सिर्फ हेडिंग्स नहीं, उसके पूरी अंदर की लाइनें। जरूरी नहीं है आप इंग्लिश में रिवाइज करो, आप अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में भी उसको पूरा रिवाइज कर सकते हो, कि किताब बंद कर कर मुझे वो याद होना चाहिए। फिर आपने आधा पेज याद किया, फिर शुरुआत से वापस अपन ने उसको रिवाइज किया किताब बंद कर कर। किताब बंद कर कर पहले दिन से रिवाइज करोगे तो आप पहले दिन से अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हो कि किताब बंद कर कर याद रखनी है सब चीजें, क्योंकि एग्जाम में बुक तो नहीं मिलेगी हमें जिसको खोलकर हम लिख पाएंगे। तो इसी तरीके से लर्न किया करो। और थ्योरी में बच्चों जितना रिवीजन करोगे, जितना बार उस चीज को रिपीट करोगे, उतनी अच्छी वो चीजें लर्न होती जाएगी। जैसे आज भी अपन ने क्लास में किया, अगर मैंने कुछ कुछ टॉपिक्स 5-5 6-6 बार बुलवाए ना, तो वो टॉपिक तो आपको अभी रट गए, वो घर जाके आपको रटने की जरूरत नहीं है। समझकर याद करोगे तो याद करना आसान होता है, याद तो करना ही पड़ेगा। तो आप लोग तरीके ढूंढो कि हम किस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, पढ़कर आना बच्चों आज ये।